तो नमस्कार। कल तक की जो अपनी क्लास थी, चूँकि लाइव जो सेशन थे वो बार बार उसमें इंटरप्शन हो रहा था, बाधा आ रही थी कि वीडियो कट रहा था, रुक रहा था, और इस वजह से आप लोगों को तकलीफ़ होने की जो एक कंटिन्यूस प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे थे, इस वजह से फाइनली फिर ये फ़ैसला किया गया मेरे द्वारा कि मैं क्लासेस को थोड़ा लाइव स्ट्रीमिंग को रोकूं और उसके स्थान पर आप लोगों को मैं रिकॉर्ड करके क्लास को प्रोवाइड करूं। तो चाहमानों की जो या चौहानों की जो अपनी श्रृंखला चल रही है, उसमें सिर्फ ये एक प्रकार का यूँ समझ लीजिए लिटमस टेस्ट है कि ये वीडियो किस तरह के आप लोगों को लगते हैं, क्लास आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। तो लंबा मैं आज क्लास नहीं रखूँगा। चौहान डायनेस्टी जो है, चौहान जो शाखाएं, जो चौहानों की जो हमने कुल 24 शाखाओं की बात करी थी, इनमें से कुछ प्रमुख शाखाएं कहाँ कहाँ स्थापित हुई, कैसे कैसे स्थापित हुई, उनकी जानकारी मैं आप लोगों को आज देने जा रहा हूँ। ठीक है। और आप इस क्लास के बाद ज़रूर अपने विचार रखिएगा, कमेंट करके, कॉम्प्लीमेंट देकर, जो भी आप लोगों का तरीका शेयर करना है या जो कुछ भी है। लेकिन ये ज़रूर बतलाइएगा कि ये जो छोटा सा प्रयास अपन कर रहे हैं कि आपकी आज़ादी की रिहर्सल भी बाधित ना हो और क्लासेस भी बराबर चलती रहें। यदि आप लोग इस प्रयास को, क्योंकि ये विदाउट इंटरप्शन ये क्लासेस आपको प्राप्त होंगे, यदि ये प्रयास आपको पसंद आता है तो फिर, और जितना मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा या जितना मुझे आप लोगों की तरफ से कहते हैं ना कि हाँ यस मिल गया कि ठीक है सर ये तरीका ठीक है, कि कम से कम इसमें अपन एक टाइम फिक्स कर लेंगे कि इस टाइम पर वीडियो अपलोड होना ही है, उस टाइम पर आपको क्लास मिल जाएगी। और यदि आपकी तरफ से मुझे हरी झंडी प्राप्त हुई कि सर तरीका बिल्कुल ठीक है ये तरीका, और आप क्लास को कंटिन्यू रखिए, तो फिर अपन इस प्रकार से रोज़ाना एक क्लास आईएएस की जो इंडियन हिस्ट्री वाली है और एक क्लास अपनी आरएएस की जो राजस्थान हिस्ट्री वाली है। और यदि ये समर्थन या सहयोग, आपका प्यार भरपूर मात्रा में मिला, तो आफ्टर आज़ादी रिहर्सल भी अपन इस क्लास को और कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने को कोई तकलीफ़ नहीं है। तो चलिएगा मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ, और जो अपन आज़ादी क्या, जो चाहमानों की जो अपनी बात चल रही थी उसी को अपन और अपनी कंटिन्यू करते हैं। तो अपन ने जो अपनी बात को अब तक देखा एक्सक्यूज मी, जो समझा, वो इतनी सी बात है कि चाहमानों की अपन ने कुल 24 शाखाओं को देखा है। और हम लोग अब तक इस बात को भी देख चुके हैं कि कुल क्षत्रियों की जो कुल शाखाएं हैं, क्षत्रियों की जो कुल शाखाएं अपने को अभी तक प्राप्त हुई है, उनकी कुल संख्या अपने सामने 36 हैं। ठीक है साहब, क्षत्रियों की कुल शाखाएं अपने को प्राप्त हो रही हैं 36। इन 36 में से अपने को 24 शाखाएं अकेली प्राप्त हो रही हैं। किसकी? इस बात को समझ लीजिएगा आप लोग, चाहमानों की। अब लेकिन चाहमानों की जो शाखा है, जिनको अपन चाहमान या जिनको अपन कहते हैं असल में चौहान या चहुआन, अब इसका मतलब ये नहीं कि साहब ये जो शाखाएं हैं ये मात्र केवल सिर्फ यहीं तक सीमित है कि जी ये पहले इनकी शाकंभरी या सांभर में रही, फिर अजमेर हो गए। नहीं, कम से कम अपने को कुल 5 या 6 शाखाएं प्राप्त होती हैं। इनकी पूरी जानकारी आज आपको प्राप्त होने जा रही है। दो बातें बिल्कुल कंफर्म कर लीजिएगा ताकि आपको बार बार दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं। चाहमानों की जो कुल देवी है, ठीक है साहब, चाहमानों की कुल देवी है, आप लोगों को मालूम है, आशापुरा माता। जब ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे तो भी मुझे ये बताइएगा कि इन वीडियोस को देखते वक्त नोट्स बनाना आसान है, सहज है या नहीं। और ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि जब, क्योंकि हमारा पूरा फ्लो बिगड़ता है जब क्लासेस लाइव स्ट्रीमिंग जब बाधित होती है, हमारा पूरा रिदम बिगड़ता है और फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम भटकते हैं जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये एक प्रकार की एक समस्या के समाधान निकालने के बराबर की व्यवस्था मात्र है, ताकि बिना इंटरप्शन के आपको क्लास मिलती रहे। जो आशापुरा माता का जो मंदिर है, याद रखना, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि ये भड़ोच में बनवाया गया, किसके द्वारा? विग्रहराज द्वितीय चौहान के द्वारा। यद्यपि मैं आपको कंफर्म कर दूं और समझा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आशापुरा माता बेसिकली असल में शाकंभरी माता हैं।
इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है साहब, शाकंभरी माता हैं। और आपको ये बात भी बहुत अच्छे से समझनी होगी, बहुत याद रखने वाली बात होगी कि शाकंभरी माता ने चूँकि चौहानों की शाकंभरी माता ने आशाओं को पूरा किया, इसीलिए आशापुरा माता आशाओं को पूरा करने वाली। लेकिन विग्रहराज द्वितीय चौहान द्वारा जो मंदिर का निर्माण किया गया है, भड़ोंच कहाँ पर है ये भी समझ लीजिएगा। भड़ोंच अपने को प्राप्त होता है साहब कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है साहब, तो गुजरात में जो विग्रहराज द्वितीय चौहान के द्वारा जो आशापुरा माता का मंदिर बनवाया गया, उससे पहले इनका एक मंदिर, ये भी याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको। आशापुरा माता का मंदिर बनवाया गया है कहाँ पर, नाडोल में। और किसके द्वारा बनाया गया है, नाडोल की जो शाखा के जो संस्थापक हैं, चौहान शाखा के राव लाखा या राव लक्ष्मण, याद रखिएगा इस बात को। उन्होंने नाडोल में इन आशापुरा माता के एक मंदिर का निर्माण करवाया था, इस बात को याद रखिएगा। और यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि संभवतः ये वही टाइम था जब शाकंभरी से शाखा नाडोल पहुंची और संस्थापक थे जो वाघपतिराज प्रथम चौहान के जो पुत्र थे लाखा जी, उन्होंने चौहानों की शाखा को नाडोल, जो पाली वाला जो एरिया है वहाँ पर क्या किया साहब, आपने प्रतिस्थापित किया। और इसी टाइम पर जब शाकंभरी ने इनकी आशाओं को पूरा किया, तब समझिएगा इस बात को, तब इसको आशापुरा माता कहा गया। यानी कि शाकंभरी माता के मंदिर को आशापुरा माता के मंदिर के रूप में जो प्रतिष्ठित किया गया है वो नाडोल जो पाली में है। और इस शाखा की स्थापना हुई थी 967 AD, यानी कि ईस्वी के अंदर, किसके द्वारा, राव लाखा। लेकिन जो इनके कुल देवता हैं या इष्ट देवता हैं, कुल देवता या जिसको अपन कहते हैं इष्ट देवता, किसके, चाहमानों के। क्लियर है, ये सज्जन कौन है, क्योंकि अब देखो फिर अब यही सारी बातें हैं जो बेहद इम्पोर्टेंट और हमारे सामने निकल कर आती हैं, और इसी बात को आपको बहुत अच्छे से देखना है और समझना है। इनके जो इष्ट देव हैं, ठीक है साहब, वो इष्ट देव हैं कौन, असल में हर्षनाथ। और हर्षनाथ के जो मंदिर का निर्माण है, क्योंकि हर्षनाथ के जो मंदिर है वो कहाँ पर है, सीकर में। सीकर में कहाँ साहब, हर्षनाथ पहाड़ी पर। सीकर में कहाँ पर जी, हर्षनाथ पहाड़ी पर। ये कुछ बातें हैं जिनको अपने को समझना होता है, बहुत ध्यानपूर्वक देखना होता है। ठीक है साहब, तो हर्षनाथ पहाड़ी पर ये मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है चौहान नरेश गुवक प्रथम चौहान द्वारा। अच्छा, यहाँ पर एक दो बातें और हमारे सामने निकलती है और काफ़ी फिर वो और हमारे सामने ये बात समझ लीजिए कि महत्वपूर्ण रूप में सामने आती है। वो महत्वपूर्ण बात क्या है, देखो, गुवक शासनकाल गुवक प्रथम चौहान का था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो सीकर, ये बात भी याद रखना, सीकर का जो एरिया है जहाँ पर चाहमान वंश की स्थापना हुई थी उसको अनंत प्रदेश के नाम से भी जाना गया है। सीकर, जहाँ हर्षनाथ पहाड़ी के आसपास का एरिया, जहाँ इनकी स्थानीय देवी जीण माता और उनके सगे भाई हर्षनाथ देव जो चौहानों के कुल देवता या इष्ट देवता के रूप में प्रतिष्ठित हमारे सामने होते हैं। ठीक है साहब, अब यहाँ पर मूल बात हमारे सामने क्या निकल के आती है कि जो चाहमानों के जो स्थानीय शाखा थी अनंत प्रदेश, यानी उस ज़माने में अनंत प्रदेश, और अनंत प्रदेश कहाँ बोला गया है ये बात भी समझ लीजिएगा, अनंत प्रदेश बोला गया है हर्षनाथ प्रशस्ति में। हर्षनाथ प्रशस्ति जिसका संबंध है 976 AD में। तो हर्षनाथ प्रशस्ति में इस बात का जिक्र मिलता है कि चौहान जो राजवंश था, जब वो हर्षनाथ पहाड़ी के आसपास के एरिया में जिसने अपनी जड़ें जमाई, अपने साम्राज्य की स्थापना करी, उस ज़माने में उस प्रदेश को अनंत प्रदेश के नाम से जाना गया, जिसको आज हम
किस नाम से पुकारते हैं? सीकर के नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पर इस पहाड़ी पर इष्ट देवता के रूप में हर्षनाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया गया, उस मंदिर के निर्माता हैं, याद रखना, जिसका शासनकाल है वो चौहान शासक गुवक प्रथम चौहान। ऐसी मान्यता है कि इस इलाके में एक शिव आचार्य थे। अब प्रश्न है, अब जैसे हर्षिता पारीक है ना, हर्षिता के दिमाग में पक्की बात आई क्योंकि बीएससी की स्टूडेंट है कि सर ये शिव आचार्य क्या होता है? शिव आचार्य का मतलब तो हुआ बेसिकली आचार्य संस्कृत का एक शब्द है जो टीचर के लिए काम में आता है, लेकिन यहाँ आचार्य उपासक, जो शिव का उपासक है, जो शिव की आराधना करने वाला साधक है। तो ऐसा माना जाता है कि शिव आचार्य अल्लट के द्वारा गुवक प्रथम चाहमान के शासनकाल में हर्षनाथ पहाड़ी पर इष्ट देवता हर्षनाथ का मंदिर बनाया गया है। और यह भी बात समझने वाली बात है कि वर्तमान में जो हर्षनाथ देव हैं, इनको जाना जाता है किस रूप में, ये बात भी समझ लीजिएगा, इनको जाना जाता है काल भैरव के नाम से। मैं तो खैर कई बार इस पहाड़ी पर और ये मंदिर देखने का मुझे असल में सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं इसको बड़े प्रामाणिक तौर पर आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है साहब, अब अपन दोबारा मुद्दे की बात है। अब यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी पड़ेगी माय डियर्स, ये अल्लट अलग है और गुहिल नरेश अल्लट अलग है। ठीक है ना, दोनों बातों में कन्फ्यूजन मत रखिएगा। गुहिल नरेश अल्लट अलग है। गुहिल नरेश अल्लट ये तो शिव आचार्य है, और जो ये वाला अल्लट है ये गुहिल राजा है। ये गुहिल कौन है? जिसने एक हूण राजकुमारी हिरिया देवी से विवाह किया था। आप हिरिया देवी बोलिए या हिरण्या देवी बोलिएगा, एक ही बात है। हिरिया देवी या हिरण्या देवी, आपको मालूम है ये वाइट हूण श्वेत हूण मिहिर कुल की पुत्री थी। ठीक है साहब, श्वेत हूण मिहिर कुल की पुत्री थी। अच्छा एक बात और, ये मिहिर कुल कौन है? इसको अब देखो साथ साथ समझते चले जाइएगा। ये मिहिर कुल वो है जिसको नांदसा की राजर्षि शाखा, जो लोग मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं उन्हें तो जानकारी होगी, बाकी जिन्हें नहीं पता उनकी फिर वो समझें। मालव जनपद में जो मालव जनपद की जो शाखा थी भीलवाड़ा में नांदसा, वहाँ पर राजर्षि शाखा थी। वहाँ जो विरोचन का पुत्र था चाहमान, जिसके नाम पर इस वंश का नाम चौहान या चाहमान पड़ा है। ठीक है साहब, उस चाहमान, समझना बात को, ने मिहिर कुल को परास्त किया था। मिहिर कुल जिसकी ख्याति किस रूप में है? बैराट के विनाशक के रूप में, बैराट की बौद्ध सभ्यता के विनाशक के रूप में हमारे सामने। इसकी पुत्री हिरिया देवी या हिरण्या देवी से शादी करने वाले जो गुहिल नरेश थे, उनका नाम हमें प्राप्त होता है अल्लट, यानी कि प्रथम राजपूत नरेश जिन्होंने किसी विदेशी राजकुमारी से विवाह किया, उनका नाम है गुहिल नरेश अल्लट। तो ये अल्लट अलग हैं, और हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करने वाले शिव आचार्य या जिनके निर्देशन में चौहानों की इष्ट देवता या कुल देवता अल्लट का असल में समझिएगा, अल्लट के द्वारा जो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया वो शिव आचार्य अलग है। तो एक तो उपासक है और एक राजा है। अब शिव आचार्य अल्लट ने हर्षनाथ पहाड़ी पर सीकर में जिस इष्ट देवता या कुल देवता अल्लट हर्षनाथ का मंदिर का निर्माण करवाया, उस जमाने में शाकंबरी में जिस राजा का शासन था चौहान नरेश का, वो था गुवक प्रथम चौहान। तो दोनों बातें आ सकती हैं कि हर्षनाथ देव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तब तो शासक के रूप में तो गुवक प्रथम चौहान आएगा, लेकिन यदि शिव आचार्य अल्लट आ जाए तब फिर आपका आंसर प्रॉपर रूप में क्या होगा? अल्लट होगा। आई थिंक यहाँ तक की तमाम बातें आप लोगों ने समझ ली, मुझे पूरी उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यदि अपन इसी क्लास को थोड़ा सा और आगे लेकर चलें तो आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि कुल कितनी शाखाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। कुल कितनी शाखाएं? देखिएगा, चाहमानों की वैसे तो कुल शाखाएं हैं, चाहमानों की वैसे तो हमें कुल जो शाखाएं प्राप्त
तो मुद्दे की बात हमारे सामने निकल कर ये आ रही है। वैसे तो इनकी जो कुल शाखाएं हैं चौहानों की, वो हमें टोटल प्राप्त होती है कितनी, 24। लेकिन मोटे तौर पर हमें 6 शाखाओं की बात हमें यहाँ पर देखनी होती है। ये जो छः शाखाएं हैं, ये कौन कौन सी, इस बात को समझिएगा। देखिएगा, 6 शाखाओं की बात कर रहा हूँ मैं। अब सारी बात को आप लोग जितना अच्छे से हो सके उतना देखिए। सबसे पहली जो प्रधान शाखा है वो है इनकी सांभर या शाकंभरी की। ठीक है, सांभर या शाकंभरी के बाद दूसरी शाखा इनकी आती है कौन सी, नाडोल शाखा। क्लियर, नाडोल शाखा। तीसरी शाखा इनकी आती है साहब जालोर शाखा। 3 शाखाएं होगी, जालोर शाखा। चौथी शाखा इनकी आती है साहब कौन सी, रणथंभौर शाखा। ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्रम से ले रहा हूँ मैं आपको, अभी एक नक्शे के द्वारा भी समझा दूंगा। तो मुझे ज़रूर कमेंट्स या कॉम्प्लीमेंट्स जो भी आपको पसंद आए, क्योंकि मैं तो आपकी एक एक बात का दीवाना भी हूँ और इंतज़ार भी रहता है। तो चौथी जो शाखा है जनाब वो है रणथंभौर, और जो 5वीं शाखा है वो है आपकी बूंदी, और जो 6ठी शाखा है वो है आपकी सिरोही। ठीक है सर, तो ये कुल 6 शाखाओं की जानकारी अपने सामने आती है। सांभर, शाकंभरी, नाडोल, जालोर, रणथंभौर, बूंदी एंड सिरोही। अब यदि हम इनके क्रम को देखें, यदि हम इनके क्रम को समझें, तो अब आपको एक एक बात को ध्यानपूर्वक समझना ही होगा। अब कोई चारा नहीं है। ठीक है जी, देखिएगा, सांभर से निकली है नाडोल शाखा, सांभर से निकली है नाडोल शाखा। क्लियर है, और नाडोल से निकली है जालोर शाखा, नाडोल से निकली है जालोर शाखा। क्लियर है। दूसरी बात, सांभर से निकली है रणथंभौर शाखा। एक एक बात को पहले आराम से समझिएगा। क्लियर, तो आपने देखा शाकंभरी से निकली चौथी शाखा रणथंभौर, ये बात समझ में आ चुकी है आप लोगों को। और नाडोल से निकल रही है बूंदी की शाखा, और जालोर से निकलती है सिरोही की शाखा। तो अब देखिएगा, यहां पर आइएगा, ठीक है साहब, नाडोल से निकल रही है बूंदी की शाखा, और जालोर से निकल रही है अपनी सिरोही की शाखा। अब सारी बात को पहले देखो, अब ये मैंने कहा ना आपको, ये तमाम वो बातें जिनको आप कभी नहीं समझोगे। पहले मैं देखो, पहली जो प्रधान शाखा है समझना, वो है साहब कौन सी, सांभर या शाकंभरी। ठीक है, दूसरी जो शाखा है महत्वपूर्ण, वो है साहब नाडोल पाली वाली। क्लियर है। तीसरी जो शाखा है वो है अपनी जालोर की शाखा। चौथी जो शाखा है वो है अपनी रणथंभौर की शाखा। 5वीं जो शाखा है अपनी वो है बूंदी की शाखा, और जो 6ठी शाखा है अपनी वो है सिरोही की शाखा। अब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ समझिएगा, जो अपनी पहली शाखा है सांभर या शाकंभरी, इसकी स्थापना की गई है किसके द्वारा, 551 ईस्वी में। 551 ईस्वी में इस शाखा की स्थापना की गई है जनाब किसके द्वारा, वासुदेव चौहान के द्वारा। और आपको मालूम है कि ये समस्त चौहानों की मदर ब्रांच है। मदर ब्रांच का जो मतलब हमारा निकलकर सामने आता है वो ये है कि ये मूल ब्रांच है। मदर ब्रांच का मतलब ये मूल ब्रांच है। ठीक है साहब। अब इस जो वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांभर या शाकंभरी में इस शाखा की जो स्थापना करी है,
इस सांभर से ही शाखा निकलती दूसरी नाडोल की शाखा। देखो आप ये ब्लू कलर का एरो देख रहे हैं। नाडोल शाखा की स्थापना की गई है 1967 एडी में राव लाखा, या समझिएगा बात को, राव लाखा या राव लक्ष्मण के द्वारा। तो राव लाखा, राव लखन या राव लक्ष्मण, राव लाखा या राव लखन या राव लक्ष्मण के द्वारा नाडोल, नाडोल कहाँ पर है साहब? पाली के अंदर है। नाडोल कहाँ पर है? पाली के अंदर है। तो 1967 एडी में दूसरी शाखा की स्थापना आपके सामने यहाँ पर होती है। क्लियर है? अब किसने स्थापना करी? राव लाखा या लखन ने। ये राव लाखा या लखन कौन है, इसको भी समझ लीजिएगा। राव लाखा या लखन जो शाकंभरी के जो चाहमान नरेश हैं, जिनको आपने कहा वाकपति राज प्रथम, जो कि वास्तविक संस्थापक थे चौहानों के, उनके पुत्र हैं। यानी कि आप सांभर नरेश वाकपति राज प्रथम चौहान के पुत्र हैं। क्लियर? तो सांभर या शाकंभरी से निकली कौन सी शाखा? नाडोल की शाखा। आई थिंक आप लोगों ने इस बात को समझ लिया है। सांभर या शाकंभरी से नाडोल की शाखा 1967 में। तो जिसको हमने शाकंभरी या सांभर के चौहानों का वास्तविक संस्थापक बोला, जिसने अपने आप को गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त किया, वाकपति राज प्रथम चाहमान, और जिसने पहली बार महाराज की उपाधि धारण करी, उनके एक पुत्र लाखा ने शाकंभरी से निकलकर पड़ोसी एरिया, जिसको आपने उस जमाने में जांगल प्रदेश कहा है, इनकी अभी तक इनकी राजधानी क्या है? अहिछत्रपुर या नागौर। यदि मैं इनके कैपिटल की बात करूं तो इनकी राजधानी अभी तक है अहिछत्रपुर, यानी कि नागौर। तो कुल मिलाकर बात यह कि इस समय तक दूसरी शाखा इनकी बन गई है। तो उस वाकपति राज प्रथम चाहमान के पुत्र राव लाखा या लखन या लक्ष्मण ने 1967 में पास के एरिया यानी कि पाली के नाडोल में जाकर चौहानों की दूसरी शाखा स्थापित करी। 6 में से कुल 2 शाखाएं, वैसे कुल शाखाएं कितनी हैं? 24 हैं। तीसरी शाखा, अब इस बात को समझिएगा जनाब, जो जालोर शाखा है, जालोर शाखा की स्थापना 1182 ईस्वी में। जो इतने भी लोग स्टूडेंट्स इस क्लास को देखेंगे, जैसे अपने यशपाल वगैरह हैं, या मेरे को नाम नहीं पता, कई लोग हैं आप में से शायद हिमांशु वगैरह जो जालोर से आते हैं। तो जालोर के अंदर 1182 ईस्वी में नाडोल से सांभर या शाकंभरी से शाखा निकली नाडोल की, और नाडोल से शाखा निकलेगी जालोर की। आप लोग ब्लू टिक देख सकते हैं जो निकल रही है। तो यहाँ पर एक पुत्र थे, एक मतलब राजा थे नाडोल के, अल्लण, उनके पुत्र कीर्तिपाल या कीतू चौहान के द्वारा, यानी कि कीर्तिपाल या कीतू चौहान, जो कि नाडोल के अल्लण के पुत्र थे, नाडोल नरेश अल्लण के ये पुत्र थे, उनके द्वारा 1182 ईस्वी में जालोर की तीसरी शाखा की स्थापना करी। तो अब आप देखिएगा, अब यहाँ से देखिएगा, पहली शाखा तो है अपनी सांभर या शाकंभरी, जिस इस एरिया का हमें एक नाम और प्राप्त होता है साहब, कौन सा? सपाद लक्ष्य। इसकी स्थापना की गई 551 ईस्वी में, किसके द्वारा? वासुदेव चाहमान के द्वारा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, इसी शाखा में एक सज्जन थे जिनका नाम था वास्तविक संस्थापक। यदि मैं बात करूं सांभर के वास्तविक संस्थापक की, तो वास्तविक संस्थापक के रूप में नाम हमारे सामने क्या आता है? वो आता है वाकपति राज प्रथम चाहमान। इन वाकपति राज प्रथम चाहमान के का पुत्र है लाखा। ठीक है, इस लाखा ने दूसरी शाखा की स्थापना करी। ये शाखा कहलाती है जनाब कौन सी शाखा? नाडोल की। और नाडोल की शाखा कहाँ पर स्थापित करी? पाली में। अच्छा, कौन से वर्ष स्थापना करी? 1967 ईस्वी में। 2 शाखाएं हो गई। क्लियर? संस्थापक कौन है जनाब यहाँ का? राव लाखा
या लखन या आप कहेंगे लक्ष्मण किसका पुत्र है? शाकंभरी के चाहमान नरेश, वास्तविक संस्थापक वागपतिराज प्रथम चाहमान के। देखो सारी बात को समझना और इस वीडियो को देखने के बाद जितना भरपूर मुझे समर्थन दे सकते हो देने का प्रयास करना, क्योंकि आपका एक एक कॉम्प्लीमेंट या कमेंट ये डिसाइड करेगा कि ये क्लासेस आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, और हमें इस तरह का प्रयोग सत्र भर जारी रखना है या नहीं रखना है। क्लियर है? मैं कभी भी आप लोगों को जितना मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ मेरी तरफ से भरपूर प्रयास रहेगा। हाँ, इस तरह की क्लासेस का एक फ़ायदा है कि इसमें इंटरप्शन नहीं होता, किसी प्रकार की बाधा नहीं होती, क्योंकि नेटवर्क की आवश्यकता नहीं है। तो नाडोल निकल गया। अब इस नाडोल के अंदर एक राजा आता है अल्लण आगे जाकर। तो अल्लण का जो पुत्र है, अल्लण का पुत्र है, इसका पुत्र कीर्तिपाल या कीतु चौहान। अब ये कीर्तिपाल या कीतु चौहान तीसरी शाखा की स्थापना करेगा साहब, जो मैंने इधर चार्ट में आप लोगों के सामने ले दिया है। ये जो तीसरी शाखा है जनाब याद रखना, ये तीसरी शाखा है कौन सी? जालोर की। इसकी स्थापना होती 1182 ईस्वी में किसके द्वारा? कीर्तिपाल या कीतु चौहान के द्वारा 1182 ईस्वी में। So the founder of Jalor Chauhan dynasty is Kirtipal or Kitu Chauhan, and it was son of Allan, and Allan was the king of Nadol Chahman dynasty, and Nadol Chahman dynasty was founded by Rao Lakha or Lakhan or Lakshman, and it was son of Vagpati Raj Pratham Chahman. It was the actual founder of चाहमान डायनेस्टी ऑफ सांबर या शाकंभरी एजेंट इट। 3 शाखाएं हो गई। चौथी शाखा की जब बात चलती है, क्योंकि आप देख रहे हो कि चौथी शाखा कौन सी? रणथंबोर। आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, रणथंबोर की स्थापना 1194 ईस्वी में, और थर्ड सेम वाला तो अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो शाकंभरी या सांबर के जो अंतिम चाहमान नरेश हैं, अंतिम जो चाहमान नरेश है जिनका नाम है पृथ्वीराज तृतीय चाहमान, उनके पुत्र गोविंदराज चौहान, जिन्होंने एक षड्यंत्र या एक योजना के तहत कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी तुर्कों की, तो तुर्कों ने फिर इन्हें रणथंबोर की जागीर दे दी थी। तो गोविंदराज चाहमान के द्वारा चौथी शाखा की स्थापना की जाती है। एंड गोविंदराज चाहमान कौन है ये भी समझ लीजिएगा, क्योंकि जो सांबर या शाकंभरी की जो शाखा थी उसकी दूसरी राजधानी बनी अहिछत्रपुर के पश्चात कौन सी? लिख देते हैं अपन यहाँ पर, अजयमेरु। 1113 ईस्वी में किसके द्वारा? अजयराज द्वितीय चाहमान के द्वारा। तो अजयमेरु की जो चाहमान शाखा है के अंतिम नरेश पृथ्वीराज तृतीय चाहमान का पुत्र है कौन? गोविंदराज चौहान। तो रणथंबोर की निकासी किससे हो रही है? याद रखना, ये देखिएगा, रणथंबोर की निकासी हो रही है सांबर या शाकंभरी से। तो चौथी शाखा देखिएगा, ये देख लीजिए यहाँ पर, ये चौथी शाखा निकल रही है, पहली शाखा सांबर या शाकंभरी से, जिसको आप कहते हैं जनाब रणथंबोर की शाखा। क्लियर है? अब रणथंबोर का संस्थापक आपने क्या देखा ये भी देख लीजिए। रणथंबोर की स्थापना हुई 1194 ईस्वी में किसके द्वारा? गोविंदराज चाहमान के द्वारा। क्लियर है? किसके द्वारा? अच्छा, ये जो पीडीएफ है ना, ये पूरी जो मतलब पीडीएफ ये मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ये भी याद रखना कहाँ पर, बहुत अच्छे से अपने क्या बोलते हैं इसको, टेलीग्राम चैनल पर। और आप लोग चाहें तो वीडियो को बार बार पॉज करके भी देख सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। अभी गोविंदराज चौहान कौन है ये बात भी आपको मालूम है कि ये अजयमेरु असल में कुछ भी नहीं है, जो सांबर या शाकंभरी या सपादलक्ष की जो चाहमान शाखा है उसी की सब मतलब वही अजयमेरु में शिफ्ट हो रही है।
तो अजयमेरू के या अजमेर के अंतिम चाहमान नरेश या चौहान? नरेश। नरेश। पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय चौहान के पुत्र हैं। तो चौथी शाखा निकल रही है पहली शाखा से, दूसरी शाखा निकल रही है पहली शाखा से, तीसरी शाखा निकल रही है दूसरी शाखा से। आई थिंक तमाम बातें आपने समझ ली हैं। अब जो पांचवी शाखा है इसको भी देखिएगा। ये जो पांचवी शाखा है इसकी निकासी होगी किससे? नाडोल शाखा से। याद रखिएगा। देखिए जो पांचवी शाखा है, याद रखना पांचवी शाखा कौन सी है? बूंदी। तो पांचवी जो शाखा अपने को प्राप्त होती है वो प्राप्त हो रही कौन सी? बूंदी। ठीक है, देखो बूंदी की जो स्थापना हो रही है, बूंदी की स्थापना हो रही है 1241 ईस्वी में। 1241 ईस्वी में किसके द्वारा? देव सिंह हाड़ा के द्वारा। देव सिंह हाड़ा के द्वारा। देव सिंह हाड़ा भी कह सकते हैं आप इसको, या देवा भी कह सकते हैं। और इसका संबंध किस शाखा से? बूंदी का नाडोल से। यानी कि नाडोल का जो स्थापना राव लाखा या लक्ष्मण के द्वारा या लखन के द्वारा की गई है 1967 एडी में। उस राजवंश का कोई व्यक्ति थे देवा या देव सिंह हाड़ा, ये पाली से निकले और जिसको इन्होंने फिर हाड़ौती की स्थापना करी, क्योंकि हाड़ा चौहानों से इनके यहाँ पर जो शाखा बनी बूंदी के अंदर वो कहलाई हाड़ा। हाड़ा असल में चौहान ही है, और हाड़ा से ही शब्द बनता हाड़ौती, जिसमें कोटा, बूंदी और झालावाड़ आता है। जो हाड़ौती है वो हाड़ाओं से बना है। तो अब ये जो 1241 ईस्वी में देव सिंह हाड़ा या देवा हाड़ा के द्वारा जो बूंदी की चाहमान शाखा की स्थापना की गई, चाहमान शाखा की जो स्थापना की गई है, वो चाहमान शाखा बेसिकली 1241 ईस्वी में देवी सिंह हाड़ा या देवा हाड़ा के द्वारा स्थापित की गई, जिसका सीधा संबंध नाडोल या पाली की चाहमान जो राजवंश की जो शाखा है उसका कोई ये व्यक्ति था। क्लियर है? और जो छठी शाखा है, आइएगा, लीजिएगा, जो छठी शाखा है आप लोग देख सकते हैं सिरोही। सिरोही निकलेगी किससे? जालोर से। इस आप इधर वाले इसको भी देख सकते हो अच्छे से, और इधर वाले भी देख सकते हो। तो जो छठी और अंतिम जो शाखा है वो है सिरोही। क्लियर? सिरोही की स्थापना होती है 1311 ईस्वी में। सिरोही की जो ब्रांच है वो होती है 1311 ईस्वी में। किसके द्वारा? राव लुम्बा या लूंड के द्वारा। राव लुम्बा या लूंड के द्वारा। और ये भी याद रखना कि ये जालोर की शाखा है, जालोर से ही सिरोही की शाखा निकली है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिरोही की जो शाखा है ये देवड़ा चौहान कहलाते हैं। ये लोग कौन कहलाते हैं? देवड़ा चौहान। अब जो ये सिरोही की शाखा है, जो राव लुम्बा या लूंड है, इनका परिचय भी सुन लीजिएगा। ठीक है साहब, आइएगा। जो राव लुम्बा या जो लूंड हैं, ये जनाब जालोर में चौहान जो नरेश थे, बीजद या दशरथ और उनकी पत्नी नैमक या नमक देवी के पुत्र थे। जालोर के नरेश बीजद अथवा दशरथ और उनकी जो महारानी हैं नैमक या नमक देवी के ये पुत्र थे, जिन्होंने 1311 ईस्वी में राव लुम्बा या लूंड, जालोर के चाहमान नरेश, बीजद या दशरथ, याद रखना बीजद या दशरथ, और उनकी पत्नी नमक या
नैमक देवी के ये संतान थे। तो सिरोही की जो देवड़ा शाखा है उसकी स्थापना 1311 ईस्वी में राव लुम्बा या लूंड के द्वारा की गई, और ये शाखा निकली नाडोल से, जालोर से। जालोर शाखा निकली नाडोल से। नाडोल शाखा निकली है सांबर या शाकंभरी से। सांबर या शाकंभरी से शाखा निकली रणथंभौर, क्लियर। और नाडोल से निकली है बूंदी, और जो छठी शाखा है सिरोही वो निकली जालोर से। दोबारा क्रम देख लीजिएगा, पहली शाखा सांबर है, उससे निकली है नाडोल दूसरी शाखा। जो तीसरी शाखा है जालोर वो निकली है दूसरी शाखा नाडोल से। जो चौथी शाखा है रणथंभौर वो निकली पहली शाखा सांबर से। जो पांचवी शाखा है बूंदी वो निकली है नाडोल से। और जो छठी शाखा है सिरोही देवड़ा के चौहान वो निकली किससे, आपके जालोर से। तो ये कुल 6 शाखाएं मैंने आज आपके सामने रखी है। इस वीडियो का मैं एंड कर रहा हूं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये प्रयास जो अपन ऑफलाइन मतलब रिकॉर्डेड वाला कर रहे हैं ये आपको कैसा लगा है, समझ में आया है या नहीं आया। जो नेक्स्ट एपिसोड आपके सामने आएगा उसके अंदर मैं इन 6 की 6 शाखाओं को नक्शे के द्वारा समझाऊंगा। छोटा सा प्रयास है, नया प्रयास है। आप परिष्कारियंस के या परिष्कार के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर मुझे अवगत करवाइएगा अपने विचारों से। और मैं आपसे रुखसत लूँ या आपसे इजाज़त लूँ कि इस क्लास का मैं एंड कर रहा हूँ, उसके पहले ये ज़रूर मैं शुभकामनाएं दूंगा आपके उज्जवल भविष्य के लिए, और आपके घर में खूब कुशल मंगल और अच्छा आनंद का रस बरसे। आपके घर में जो भी परिवार के सदस्य उनके बीच में अच्छा स्वास्थ्य है, और आप सब लोग अपने परिवार की जो सपने हैं उनको साकार करने का मादा रखें, और उस यात्रा के अंदर, जिसको मैं कहता हूँ प्रबंधन से परिणाम तक की यात्रा, मेरा साथ हमेशा आपको प्राप्त होगा, हमेशा। इस बात को याद रखिएगा। सो नमस्कार, हैव अ गुड नाइट।